कैसे हैं बेटा आप सभी लोग। तो हमने कल वाले वीडियो में वॉल्यूम यानी कि 2D ख़त्म कर लिया था। आज हम बात करेंगे 3D पर। कल हमने एरिया ख़त्म कर लिया था, आज बात करेंगे वॉल्यूम यानी कि 3D पर। तो इसके लिए आपको बेसिक समझना होगा। फॉर्मूले में एक साथ सारे नहीं दूंगा, टुकड़ों में दूंगा आपको। तो अभी जितने दे रहा हूँ उतने से काम चलाएंगे। सबसे पहले फॉर्मूले पे बात करेंगे। सबसे पहले हम फॉर्मूले पे बात करेंगे। अब बात को ये समझिए कि वॉल्यूम यानी कि आयतन होता क्या है। जब आप बात कर रहे थे एरिया की तो वहाँ पर दो चीज़ें होती थी, लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई। लेकिन यहाँ पर तीन चीज़ें होंगी, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। इसीलिए इस चैप्टर को 3D बोला जाता है। क्या बोला? 3D बोला जाता है। 3D बोला जाता है। देखो क्या बोला था? 3D, 3 डायमेंशनल। इसका मतलब यहाँ पर तीन चीज़ें होती हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। जहाँ आप बात कर रहे थे एरिया की तो वो स्क्वायर में चलता था, एरिया जो चलता था वो क्या में चलता था? स्क्वायर में। और जो वॉल्यूम चलेगा वो आपके क्यूब में चलेगा। किस में चलेगा? क्यूब में। इसलिए इसको 2D बोलते हैं, इसको 3D बोलते हैं। बेटा बात को सुनना और समझना। अगर आप आयतन की बात कर रहे हो, अगर आप आयतन की बात कर रहे हो यानी कि वॉल्यूम की बात कर रहे हो, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको एरिया में ऊंचाई का गुणा करना है। एरिया में जब आप ऊंचाई का गुणा कर दोगे, जब आप एरिया में ऊंचाई का गुणा कर दोगे तो वो वॉल्यूम बन जाएगा। जब आप एरिया में ऊंचाई का गुणा कर दोगे तो वो वॉल्यूम बन जाएगा। बेटा बात समझ में आ रही है? माफ़ी चाहूँगा, गला ठीक नहीं है मेरा अभी भी, ठीक है? तो थोड़ी सी गले में दिक्कत है, मैनेज कर लेते हैं उसको। तो सबसे पहले यार फॉर्मूले में बात कर लेते हैं। सबसे पहले फॉर्मूले में बात करते हैं। तो इसमें है क्या क्या? जैसे सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग, सुनना। सबसे पहले बात कर लेते हैं एक घन पर। ये आपका कहलाएगा घन। इसको बोलते हैं क्यूब। क्या बोलते हैं? क्यूब। एक जो पासा होता है आपका, एक पासा जो होता है, एक मिनट अपना बस बेटा, एक मिनट। आपका जो पासा होता है डाइस, उसे हम घन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घन। ठीक है। एक और होता है, एक और है आपके पास, इसे हम घनाभ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घनाभ, क्यूबॉइड। जो ईंट है आपकी, ईंट है, दीवार है, किताब है, ये सब घनाभ में काउंट होंगे। ठीक है बेटा? ठीक है सर। एक होता है आपके पास बेलन। बेलन, ये बेलन है, इसे हम सिलेंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिलेंडर। ठीक है सर। एक और है, इसे हम शंकु बोलते हैं। शंकु, कौन। आइसक्रीम खाइए ना कौन वाली, कौन, CON, कौन। ठीक है। एक और है गोला। गोला है, वृत्त नहीं है, गोला मैनेज करना। जो गेंद होती है, फुटबॉल होती है, वो गोला होती है, स्फेयर बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? स्फेयर। स्पेलिंग मत देखना, ठीक है, मैनेज करना। स्फेयर। बेसिकली हम इन 5 चीज़ों पर काम करेंगे। बेसिकली इन 5 चीज़ों पर काम करेंगे और इनके सबसे आपको पहले फॉर्मूले देखने को मिलेंगे। क्योंकि अगर आप फॉर्मूले नहीं समझे तो आप चैप्टर नहीं कर पाओगे। ठीक है। तो सबसे पहले ये समझिए कि दो चीज़ें हैं, एक तो है आयतन और एक है एरिया। एरिया होता है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया दो तरह का होता है, कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ, दोनों पर बात करेंगे अवेलेबल। सबसे पहले बात कर लेते हैं आयतन की। आयतन की तो इसका जो आयतन है, इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। आयतन, वॉल्यूम, आयतन को वॉल्यूम बोलते हैं। तो इसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। अगर सभी भुजाएं बराबर तो ये भी ए, ये भी ए, ये भी सब बराबर होती हैं। तो इसका जो आयतन होता है वो होता है A क्यूब। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लेकिन जो लंबाई है वही चौड़ाई है वही ऊंचाई है।
अगर इसके आयतन की बात कर रहे हो, इसके आयतन की बात कर रहे हो वॉल्यूम की, तो वो है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होती है, ठीक है सर। बात कर रहे हो इसकी आयतन की, इसका आयतन तो होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है सर। इसका आयतन एक ही होता है, आयतन वॉल्यूम, कि सर ये भी पाई आर स्क्वायर एच ही होता है कि सर ये क्या कह रहे हो? हाँ यही होता है, बस 1/3 लगा देना। पाई आर स्क्वायर एच ही होता है, बस 1/3 लगा देना। और इसका आयतन जो होता है, इसका जो आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। क्या इन सब के आयतन पता चल गए आपको? इन सब के आयतन लिख लेना, याद कर लेना, जो करना है वो कर लेना। आयतन पहले क्यों लिखवाए हैं? क्योंकि आपके में जो क्वेश्चन आएगा वो आयतन से जुड़ा हुआ ही आएगा। अभी बता रहा हूँ क्या करना है, लेकिन सबसे पहले आपको आयतन याद करने ही है, सबके आयतन याद करने हैं, ठीक है सर। आयतन हो गए। इसके बाद बात करें संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ पर। तो संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है और वक्र पृष्ठ क्या होता है? जैसे ये एक मेरे पास रिमोट है, अभी मान लो चौकोर है। अगर मैं इसे पूरा कागज से लपेट दूं तो जितना जितना कागज लगेगा वो तो इसकी ऊपर वाली सतह पर लगेगा। तो जो कागज मैंने ऊपर चिपकाया है इस पर, वो कहलाएगा इसका संपूर्ण पृष्ठ, टोटल सरफेस एरिया। क्या कहलाएगा? संपूर्ण पृष्ठ, यानी कि टोटल सरफेस एरिया। तो जो इसका संपूर्ण पृष्ठ है, संपूर्ण पृष्ठ वो होता है 6a स्क्वायर। क्या होता है? 6a स्क्वायर, ठीक है। इसका जो संपूर्ण पृष्ठ है, इसका संपूर्ण पृष्ठ टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस इसका नहीं होता, संपूर्ण पृष्ठ वो क्या होता है? 2 ब्रैकेट LB लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस BH चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस HL यानी कि ऊंचाई गुणा लंबाई, ठीक है सर। अब इनमें दो चीज़ें होती हैं, इसका एक तो होता है वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ क्या होता है इसका? वो होता है 2 पाई आर एच इसका वक्र पृष्ठ होता है। बात करें इसके संपूर्ण पृष्ठ की, संपूर्ण पृष्ठ वो होता है 2 पाई आर और ब्रैकेट में आर प्लस एच, 2 पाई आर प्लस एच ये होता है, ठीक है सर। बात करें अगर इसके वक्र पृष्ठ की, तो इसका वक्र पृष्ठ होता है वक्र पृष्ठ कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया वो होता है पाई आर एल। और इसका जो संपूर्ण पृष्ठ है आपके पास, संपूर्ण पृष्ठ जो है आपके पास वो होता है पाई आर और आर प्लस एल। ये है इसके फॉर्मूले, कर्व सरफेस एरिया और संपूर्ण टोटल सरफेस एरिया। बेटा एक बात को फिर से समझना, ये कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया होता क्या है? जैसे बात कर रहा हूँ मैं आपके लिए कि ये मेरे पास एक डब्बा है, ये एक बेलन है, सिक्का भी बेलन होता है। अब मुझे इसको मान लीजिए पैक करना है एक दूसरे कागज से, इसका ये ऊपर का पसंद नहीं आया तो मैंने इसे ऊपर जो कागज लगा दिया ऐसे में, इस पर नहीं लगाया, तो ये ऊपर जो कागज एक साइड लगाया ये कहलाएगा वक्र पृष्ठ, कर्व सरफेस एरिया। और जैसे ही मैं इधर और इधर भी कागज लगा दूंगा, दोनों हिस्सों को पूरा पैक कर दिया, इधर भी पैक कर दिया, तो ये कहलाएगा इसका संपूर्ण पृष्ठ यानी कि टोटल सरफेस एरिया। क्या ये बात समझ में आ रही है बेटा? कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया में बेसिक अंतर यही है, ठीक है बेटा। चलो बात समझ लेते हैं। तो ये फॉर्मूले हो जाएंगे। अब मेरी बात सुनो बेटा, इस पूरे चैप्टर में वो कुछ नहीं करने वाला, कुछ नहीं करेगा, केवल 3 काम करेगा। इस पूरे चैप्टर में वो केवल 3 काम करेगा, उसके अलावा वो कुछ नहीं करेगा। 3 काम क्या होंगे? पहला काम तो ये होगा कि वो एक चीज को लेगा, पिघलाएगा और दूसरी चीज बनाएगा। अब मेरा आपसे एक प्रश्न है बेटा, कि अगर मैं 1 किलो की लोहे की ईंट ले लूं और उसको पिघला दूं और उसका कुछ भी बनाऊं, शंकु बनाऊं, बेलन बनाऊं, घन बनाऊं, घना बनाऊं या गोला बनाऊं या एक और ईंट बना दूं, कुछ भी बनाऊं,
बेटा आकार बदल जाएगा, आकार बदल जाएगा पर उसका वजन नहीं बदलेगा। उसका आकार बदलेगा, वजन नहीं बदलेगा, और वजन का सीधा मतलब है आयतन। तो आपको करना यह है कि जिस चीज को पिघलाया उसका आयतन और जिस चीज को बनाया उसका आयतन आमने सामने रख देना। जिस चीज को पिघलाया उसका आयतन और जिस चीज को बनाया उसका आयतन, आयतन मतलब वॉल्यूम, आमने सामने रख देना, आपका काम हो जाएगा कि ठीक है सर। दूसरा ये करेगा कि एक चीज को उठाएगा और पानी में डुबाएगा। तो भाई जितना वो बचपन में कहानी सुनी थी ना कि कौवा था, एक कौवा प्यासा था, घड़े में थोड़ा पानी था, कौवा लाया कंकड़, कहानी सुनी होगी। तो भाई कंकड़ पानी में डाला तो पानी ऊपर आएगा। तो भाई जितनी भारी चीज पानी में डुबाओगे उतना ज़्यादा पानी ऊपर आएगा, और जितनी हल्की चीज पानी में डुबाओगे उतना कम पानी ऊपर आएगा। ठीक है सर, ये भी समझ में आया। तो भाई जिस चीज को आप पानी में डुबा रहे हो उसका भी कोई आकार होगा, घन होगा, घनाभ होगा, शंकु होगा, बेलन होगा। सर बिल्कुल होगा। और जिस पानी में डुबा रहे हो, जिस टंकी में पानी भरा है, उस टंकी का भी कोई आकार होगा, या तो घन होगी या घनाभ होगी या बेलन होगी या शंकु, कुछ तो होगी। तो बेटा सिंपल कॉन्सेप्ट ये, जिस चीज को डुबाया उसका आयतन और जिस में डुबाया उसका आयतन आमने सामने रख दो कि ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया। तीसरा काम वो ये करेगा कि एक जगह से मिट्टी खोदेगा और उसे कहीं पर डाल लेगा और चबूतरा बनाएगा। तो भाई जितनी मिट्टी निकली उस जगह का आयतन और जिस जगह पर डाला उसका एरिया आमने सामने रख दो, आपका काम हो जाएगा। तीन ही काम है, इन तीन कामों के अलावा इस चैप्टर में कुछ वो करता ही नहीं है। क्या बेटा मेरी बात समझ में आ रही है? हम बिल्कुल बेसिक से चालू करेंगे, धीरे धीरे करते जाएंगे। हो सकता है मैं 2 या 3 वीडियो इस चैप्टर के बनाऊं। ठीक है, जो समस्या हो मुझे बता देना। ठीक है बेटा, चलो चालू करें। चलो देखो बेटा, बहुत बेसिक करेंगे। ये फॉर्मूले याद करने हैं, अगर फॉर्मूले याद नहीं किया समस्या में फंस जाओगे। हाँ, 2 चीज़ और है, 2 चीज़ और बताना भूल गया। इसका जो विकर्ण होता है, विकर्ण घनाभ का जो विकर्ण होता है वो होता है a√3, और इसका जो विकर्ण होता है, वो होता है अंडर रूट में, रिफ्लेक्शन पड़ रहा होगा, इसका जो विकर्ण है वो है अंडर रूट में l² प्लस b² प्लस h²। l² प्लस b² प्लस h², इसका मतलब विकर्ण का मतलब है कि अगर एक कमरे के अंदर आप जो डंडा रख रहे हो, एक बांस रख रहे हो, एक लकड़ी रख रहे हो, तो वो जो लगेगी वो एक नीचे वाले कोने से एक ऊपर वाले कोने पर जाएगी, और वही कहलाएगा घन का विकर्ण और घनाभ का विकर्ण। तो ये विकर्ण और याद कर लेना, इतना और समझना। अगर और बात करें इसकी, तो इसमें ये वाली भुजा L है, ये इसकी R है और ये इसकी H है। ठीक है, ये भी देख लेना। कंफर्म बेटा? तो चलो मैं मिटा रहा हूं और सवाल चालू करता हूं। ठीक है बेटा, फॉर्मूले याद रखेंगे बेटा, फॉर्मूले याद रखेंगे बिल्कुल तरीके से। ठीक है बेटा, फॉर्मूले अगर आपको याद नहीं हुए तो कुछ नहीं कर पाएगा कोई भी, क्योंकि ये चैप्टर ही पूरा फॉर्मूला बेस है, ये पूरा चैप्टर ही फॉर्मूला बेस है। ठीक है बेटा, चलो सवाल देखो और समझो क्या कहता है सवाल। देखो सवाल है बेटा, एक घनाभ की लंबाई 15 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर और ऊंचाई 4 मीटर है। हमें क्या निकालना है? इसका संपूर्ण पृष्ठ, टोटल सरफेस एरिया। संपूर्ण पृष्ठ होता है बेटा घनाभ का 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL। बेटा GD में आपके में जो सवाल आएंगे वो सीधे सीधे फॉर्मूले से जुड़े हुए आएंगे। फिर मैं कह रहा हूं GD में जो सवाल आएंगे वो सीधे सीधे फॉर्मूले से जुड़े हुए आएंगे, ध्यान रखना। तो 2 ब्रैकेट LB यानी कि 10 गुणे 15 या 15 गुणे 10 प्लस 10 गुणे 4 प्लस 4 गुणे 15। ठीक है सर, ये 150 हो गया। माफी चाहूंगा, तबीयत ठीक नहीं है बेटा, माफी चाहूंगा इसके लिए मैं। ठीक है बेटा, 10 गुणे 15 और 10 गुणे 4 और 4 गुणे 15 तो 2। ये बेटा 100 है, ये 150 है, 250 हो गया, और हो जाएगा ये 500 मीटर है, वर्ग मीटर।
बेटा है तो एरिया ही ना, है तो ये एरिया ही। ठीक है सर, कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं। देखो फिर से, गौर से सुनना बेटा, फिर से सुनना। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है। उस सबसे बड़े बांस की छड़ी की लंबाई ज्ञात करो जो इस कमरे में पूर्णतः रखी जा सकती है। बेटा क्या निकालना पड़ेगा? इसमें आपको निकालना पड़ेगा घनाभ का विकर्ण। किसका विकर्ण? घनाभ, कमरे का विकर्ण। कमरा कैसा होगा बेटा? घनाभ होगा। कमरा कैसा होगा? घनाभ होगा। तो बेटा हमें निकालना है घनाभ का विकर्ण। घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण क्या होता है कि सर अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यही होता है अभी तक तो। बिल्कुल सर, होता तो यही है। तो एल स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो 25 प्लस 16 और प्लस 9। देखो बेटा ये 25 है और ये भी 25 है, ये 50 हो गया। बेटा क्या इस 50 को मैं 25 गुणा 2 पढ़ सकता हूँ? कि सर बिल्कुल पढ़ सकते हो आप। तो अगर मैं 25 को पढ़ूँ तो 5 तो बाहर निकल आएगा और बचेगा √2, और यही आपके घनाभ का विकर्ण होगा। ठीक है बेटा, क्या इतनी बात समझ में आ रही है बेटा? ऐसे ही सवाल आएंगे, बहुत बहुत इजी सवाल आएंगे, टेंशन मत लेना, परेशान मत होना। ठीक है बेटा, देखो एक घन का संपूर्ण पृष्ठ, एक घन का संपूर्ण पृष्ठ है 600 वर्ग सेंटीमीटर। उस घन के विकर्ण की लंबाई क्या होगी? घन के विकर्ण की लंबाई क्या होगी? बेटा मुझे क्या दिया है उसने? उसने दिया है घन का संपूर्ण पृष्ठ। घन का संपूर्ण पृष्ठ दिया है बेटा। क्या होता है सर? ये होता है 6a स्क्वायर। 6a स्क्वायर, तो 6a स्क्वायर बराबर क्या के दिया है? 600 की। तो बेटा ये कट जाएगा 100 बार, तो a स्क्वायर बराबर आएगा 100 की बेटा, और a बराबर आएगा 10 की। मुझे उस घन की क्या मिल गई? भुजा मिल गई। और घन का जो विकर्ण होता है, घन का विकर्ण जो होता है, घन का विकर्ण होता है a√3। तो 10√3 आपका आंसर होगा। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ रही होगी। आज मैं बेसिक क्वेश्चन लूंगा इस चैप्टर के, लेकिन अगर आपने बेसिक नहीं पढ़ा, तो ये चैप्टर आगे नहीं चलेगा। बेटा दिन नहीं बचे हैं आपके पास, इस बात को आप समझ लीजिए। आज तारीख हो चुकी है 23, आज ही वीडियो बना रहा हूँ, 23 तारीख का वीडियो आज ही बना रहा हूँ मैं। ठीक है, अब आपके पास दिन बचे नहीं है बेटा, क्योंकि 10 तारीख से आपके एग्जाम स्टार्ट हैं, और उसके तुरंत बाद हम लोग चालू कर देंगे एमपी कांस्टेबल के लिए। ऐसे सीजीएल की वैकेंसी आ चुकी है उनके लिए, और एमपी पटवारी की वैकेंसी आ गई है उनके लिए। तो तैयार रहिए बेटा, ठीक है, समझते जाइए। अगर कोई दिक्कत है तो मुझे बता देना बेटा। देखो बेटा, उसने 6 सेंटीमीटर भुजा वाला एक शीशे का घन पिघलाया है और उससे फिर 27 घन बनाए हैं। तो नए घनों की भुजा क्या होगी? बेटा बात को सुनना, मैंने आपसे कहा था बेटा, जिसको पिघलाया उसका आयतन और जिसको बनाया उसका आयतन, और जिसकी संख्या पूछी है आमने सामने संख्या रख देना। बेटा मैंने एक घन पिघलाया, तो मैंने कहा एक घन का वजन उन 27 घनों के वजन के बराबर होगा। उस एक घन का वजन उन 27 घनों के वजन के बराबर होगा। तो बेटा घन का आयतन बड़े घन का बराबर होगा छोटे घन के आयतन की, और इनकी संख्या कितनी है? 27। रिफ्लेक्शन पड़ रहा होगा कहीं पे, देख लेना, और कहीं लिख देता हूं मैं। बेटा बात को सुनना, मैं कह रहा हूं उस बड़े घन का वजन बराबर होगा छोटे घन के वजन के। तो बड़े घन का आयतन बराबर होगा छोटे घन के आयतन के। और कितने घन बनाए? 27। तो इसका जो आयतन होता है वो होता है AQ, और इनका भी क्या होता है? AQ गुणा 27। ठीक है सर, इसकी भुजा कितनी है? A कितनी है इसकी? सर इसकी भुजा है 6। तो मैंने कहा 6 × 6 × 6,
बराबर में ए क्यू बराबर में इंटू में 27। ठीक है सर, बात समझ में आई? मुझे तो चाहिए मुझे, आप काट लो इसको। आपने कहा सर 3 से काट रहा हूँ, 3 दूनी 6 और 3 तरह का 3 नाम 27, फिर 3 दूनी 6, 3 तरह का 9 और फिर 3 दूनी 6 और 3 से एक बार। तो बेटा ये 8 आ गया और बराबर में ए क्यू है और ए बराबर क्या आ गया बेटा 2 आ गया और यही छोटे घन की भुजा होगी और यही आपका आंसर है। क्या बेटा बात समझ में आ रही है आप लोगों को? पक्का? अगर समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है बेटा। ठीक है, देखते जाओ, समझते जाओ। देखो सिंपल वे में बता रहा हूं बेटा, जिसको पिघलाया उसका आयतन और जिसको बनाया उसका आयतन आमने सामने रख देना, आपको इच्छित जो चाहिए वो सब मिल जाएगा। जिसको पिघलाया उसका आयतन और जिसको बनाया उसका आयतन आमने सामने रख देना। ठीक है बेटा, चलो जिसकी संख्या पूछी है उसके इंटू में एक्स लगा देना, जिसकी संख्या पूछी है उसके इंटू में एक्स लगा देना। ठीक है बेटा, चलो। एक शंकु के आधार की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर और ऊंचाई 84 सेंटीमीटर है। यदि इसको गलाकर एक गोला बनाया जाता है, गोले की त्रिज्या क्या होगी? बेटा किसको पिघलाया आपने? तो सर हमने शंकु को पिघलाया। मैं कह रहा हूं शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर होगा गोले के आयतन। बेटा आयतन का मतलब वजन होता है, गोले का आयतन। बेटा फिर से बात को सुनना, जिसको पिघलाया उसका आयतन, जिसको बनाया उसका आयतन आमने सामने रख दो। इससे सिंपल चैप्टर इस पूरी बुकलेट में, पूरी चैप्टर में, पूरी किताब में है ही नहीं वॉल्यूम से सरल मेरी नज़रों में। बस फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको। शंकु का आयतन क्या होता है सर? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और गोले का आयतन होता है सर 4/3 पाई आर क्यू। तो बेटा इसकी आर तो आपको पता है ना, इसकी आर कितनी दी है कि सर इसकी जो आर दी है, इसकी जो आर दी है वो दी है 21 और जो एच दी है वो दी है 84 सेंटीमीटर में। अच्छी बात है। तो पाई का मान मत रखना, 1/3 पाई का मान मत रखना बेटा। आर की वैल्यू कितनी है? 21 गुणा 21 और एच की वैल्यू है 84 और बराबर में 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, तो बेटा 3 से 3 कट गया और पाई से पाई कट गया। 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4। तो बेटा आर क्यू की जो वैल्यू जा रही है वो जा रही है 21 गुणा 21 गुणा 21। इसको मैं इधर भेज देता हूँ, रूट क्यूब में जाएगा। तो आर की वैल्यू क्या आएगी बेटा? आर की वैल्यू आएगी 21 सेंटीमीटर। क्या बेटा आपको मेरी बात समझ में आ रही है? बहुत 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 बेसिक क्वेश्चन दे रहा हूँ, बहुत बेसिक। आपके एग्जाम में यही आने, लेकिन आप तो ये मान के जाओ इतने ही लेवल आना, इससे ऊपर लेवल नहीं आएगा। मैं भरोसा दिला रहा हूँ, जितना मैं करवा रहा हूँ उसमें सब फंस जाएगा। ठीक है बेटा, तो टेंशन मत लो। फिर से कह रहा हूँ, समझते जाओ बेटा। ठीक है, जिसको पिघलाया उसका आयतन, जिसको बनाया उसका आयतन आमने सामने रखते हैं। माफी चाहूंगा, थोड़ा ये दिक्कत आ रही है मुझे, तबीयत ठीक नहीं है। छुट्टी नहीं मार रहा हूँ कोई भी इसी चक्कर में, बराबर वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, क्योंकि मुझे पता है कि आपका एग्जाम है। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली कितनी गोलियां बनाई है? गोली मतलब वही कांचे मार्बल गोले ही रहेगी। तो बेटा मैंने कहा इस, बेटा फिर से सुनो, मैंने कहा गोले का आयतन बराबर गोली का आयतन। अच्छा गोली भी गोला ही है, वो गोली भी गोला ही है। गोली का आयतन और संख्या कितनी दी है? संख्या तो पूछी है, संख्या x। संख्या जिसकी संख्या पूछी है उसके इंटू में x। तो बेटा 4/3 पाई आर क्यू बराबर 4/3 पाई आर क्यू इंटू में x। अच्छा ऐसा मत करना कि पूरे से पूरा काट दो, x बराबर 1 बचे, आग लग जाएगी सवाल में, ऐसा मत करना। तो बेटा गौर से सुनो, हमें इसकी जो आर दी थी कितनी दी थी? 8 सेंटीमीटर दी थी और इसकी जो आर दी है वो कितनी दी है? 1 सेंटीमीटर दी है। तो बेटा 4/3
पाई का मान मत रखना कभी भी, जब आमने सामने दोनों पाई हो तो इसकी वैल्यू आएगी 8 गुणा 8 गुणा 8 और बराबर में 4/3 पाई, आर की वैल्यू 1 गुणा 1 गुणा 1 और संख्या के लिए x, तो 4/3 से 4/3 और पाई से पाई कट जाएगा। अब 1 का गुणा कुछ भी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 का गुणा कुछ भी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो x बराबर कितने आएगा 8 गुणा 8 गुणा 8 कितने आएगा बेटा 512 गोली बन जाएंगी, 512 गोलियां बन जाएंगी। उम्मीद करता हूं बेटा ये बनाने वाले सवाल आपको समझ में आने लगे होंगे। तो बहुत बहुत बेसिक है, ढंग से सुन लो, ढंग से सुन लो। जिसको पिघलाया उसका आयतन और जिसको बनाया उसका आयतन आमने सामने रखना है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है बेटा, चलो फिर से देखो बेटा, तांबे के एक गोले जिसका व्यास है 18 सेंटीमीटर को पिघलाकर 4 मिलीमीटर व्यास वाले तार का रूप दिया जाता है। बेटा तार, बेटा फिर से सुनना, आपने गोला पिघला के तार बनाया, तार बेलन होता है, गोला पिघला के तार बनाया है और तार क्या होता है बेलन। तो बेटा फिर से मैं कह रहा हूं, जिसको पिघलाया उसका आयतन, सर गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर होगा, तार क्या होता है सर बेलन होता है, बराबर बेलन का आयतन। बेटा सिक्का भी आपका बेलन में जाएगा, ठीक है। तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब और बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा एक बात सुनो, ये बेलन है, ये बेलन है सिलेंडर, ये इसकी लंबाई है ऐसे में और ये इसकी ऊंचाई है। लंबाई और ऊंचाई एक ही बात है, लंबाई और ऊंचाई, केवल हॉरिजेंटल और वर्टिकल का अंतर और कुछ नहीं है बेटा, ठीक है। बात सुनना, तो बेटा इसका व्यास दिया है मुझे डायमीटर, व्यास, बेटा व्यास दिया है डी, वो कितना दिया है 18 सेंटीमीटर। अगर व्यास 18 सेंटीमीटर, त्रिज्या क्या होगी सर, त्रिज्या व्यास की आधी होती है 9 सेंटीमीटर। और इसका जो व्यास दिया है, इसका जो व्यास दिया है बेटा वो दिया है 4 मिलीमीटर mm। तो बेटा त्रिज्या क्या होगी सर, त्रिज्या होगी 2 mm। अब बेटा ये सेंटीमीटर में, ये मिलीमीटर में, तो आप याद रखना, मैं लिख देता हूँ कि 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर के, 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर के। तो मैं इसको त्रिज्या को सेंटीमीटर बदल लेता हूँ, तो मैंने कहा 2/10 सेंटीमीटर, मैंने 10 का भाग दे दिया, वो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया, ये बात याद रखना, ठीक है बेटा, क्योंकि एक ही फॉर्म में सवाल चलेगा, पूरा सवाल एक ही फॉर्म में चलेगा। तो बेटा 4/3 पाई का मान मत रखना, आर की वैल्यू कितनी है 9 गुणा 9 गुणा 9 बराबर, पाई का मान मत रखना, आर की वैल्यू कितनी है 2/10 गुणा 2/10 और h मुझे पता करनी है। बेटा h और l एक ही बात है, h और l एक ही बात है। तो बेटा गौर से देखो, पाई से तो पाई गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और ये पूरा कट गया, 3 एकम 3 और 3 3 9, ठीक है बेटा। ऊपर गुणा करते हैं, देखो 9 नाम 81 या 243, 9 9 81 गुणे 3 243 और ये 100 ऊपर आएगा, ये 100 ऊपर आएगा 10 गुणे 10, तो 243 में 100 का गुणा होगा, तो ये बेटा आपके पास आ गई तार की लंबाई। ऊंचाई या लंबाई एक ही बात है, ऊंचाई या लंबाई एक ही बात है, मैंने कहा था कि ये इसकी लंबाई है और ये इसकी ऊंचाई है। बेटा मुझे तो तार की लंबाई कहाँ मिली है सेंटीमीटर में, मेरे पास सेंटीमीटर तो है नहीं, उसने पूछी मीटर में। तो मैं फिर से कह रहा हूँ कि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के, 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के। तो मैं इसमें क्या करता हूँ 100 का दे देता हूँ भाग, तो मेरे पास जो लंबाई, ऊंचाई लंबाई एक ही बात है, मेरे पास जो लंबाई आती है वो आती है 243 मीटर। क्या बेटा बात समझ में आ रही है आप लोगों को? फिर से कह रहा हूँ, बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, जिसको पिघलाया उसका आयतन और जिसको बनाया उसका आयतन आमने सामने रख दो, आपकी समस्या खत्म। कुछ नहीं करना, कोई दिमाग नहीं लगाना, कोई 3-5, कोई रॉकेट साइंस नहीं, जितना मैं कह रहा हूं उतना कर लो बस। देखो बेटा फिर से सुनो, एक 3 सेंटीमीटर ऊंचे धातु के ठोस बेलन को उसी आधार की त्रिज्या वाले एक शंकु में ढाला जाता है, उसी आधार की त्रिज्या के शंकु में ढाला जाता है। बेटा बेलन को पिघलाया है
एक बेलन को पिघलाया, एक शंकु को बनाया है। तो मैंने फिर से कहा जिसको पिघलाया उसका आयतन, बेलन का आयतन बराबर होगा जिसको बनाया उसका आयतन, अभी जाऊंगा, शंकु का आयतन। जिसको पिघलाया उसका आयतन और जिसको बनाया उसका आयतन। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो बेटा गौर से सुनना, इसकी बेलन की त्रिज्या कितनी है? धातु के ठोस बेलन को पिघलाकर इसकी त्रिज्या कितनी है? सर इसकी त्रिज्या है आपकी 3 सेंटीमीटर और h मुझे पता नहीं है। तो जो इसकी h है उसने कहा इसकी h बराबर है इसकी h के। तीन सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस बेलन को पिघलाकर उसी आधार की त्रिज्या वाले शंकु में ढाला जाता है। शंकु की ऊंचाई क्या होगी? 3 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई दी है ना, और इसकी ऊंचाई दी है, माफी चाहूंगा बेटा मैं गलत लिख गया। इसकी जो ऊंचाई दी है 3 सेंटीमीटर, माफी चाहूंगा। और त्रिज्या मुझे दी नहीं है, ना तो इसकी दी ना इसकी, लेकिन एक बात वो कह रहा है कि इसकी त्रिज्या बराबर है इसकी त्रिज्या की। फिर से कह रहा है इसकी त्रिज्या बराबर है इसकी त्रिज्या की। आप इसकी त्रिज्या मानो या मत मानो या दोनों की आर ही रख लो, तो हमें इसकी एच पता करनी है। दोनों की त्रिज्या को क्या कह रहा है? ठोस बेलन को उसी आधार की त्रिज्या के शंकु में ढाला जाता है, उसी आधार की। बेटा एक बेलन को उसने आपके लिए शंकु में बदल दिया है और इसकी आर बराबर है इसकी आर के, दोनों की आर आपस में बराबर है, ठीक। तो पाई आर स्क्वायर दोनों बराबर है और इसकी जो h है वो 3 है और 1/3 पाई इसकी आर बराबर है, तो बेटा वो भी आर स्क्वायर आएगी और h मुझे पता करनी है। तो पाई से बेटा पाई गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, ये 3 ऊपर आएगा और h बराबर आएगी 9 सेंटीमीटर। दोनों की आर बराबर थी बेटा, दोनों की आर बराबर थी, उसने कहा था। अगर आर बराबर नहीं कहता तो फिर वो आर उसको देनी पड़ती। क्या बेटा ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? पक्का गौर से सुनो बेटा, ढंग से सुनते जाना बेटा, गौर से सुनो बेटा। वो कह रहा है कि धातु की 3 ठोस गेंदों जिनकी त्रिज्याएं 3, 4 और 5 हैं, 3, 4 और 5 हैं को पिघलाकर एक अन्य ठोस गेंद बनाई जाती है। नई गेंद की त्रिज्या क्या होगी? वो नई लिखना भूल गया, नई है बेटा, वो नई गेंद की त्रिज्या क्या होगी? बेटा बात सुनना, उसने क्या किया कि 3 गेंदें थी, इनको पिघलाया और जोड़ दिया और एक नई गेंद बना दी। तो बेटा इन तीनों का वजन इस एक के वजन के बराबर होगा? हाँ सर बिल्कुल होगा। इसकी जो त्रिज्या है वो 3 है, इसकी जो त्रिज्या है वो 4 है और इसकी जो त्रिज्या है वो 5 है और मुझे इसकी त्रिज्या पता करनी है। तो बेटा मैं कह रहा हूं इन तीनों का वजन इस एक के वजन के बराबर होगा? कि बिल्कुल होगा सर, इन तीनों का वजन इस एक के वजन के बराबर होगा। तो मैं कह रहा हूं, फिर से आपसे पूरा सवाल दे रहा हूं, पहले आपको यहां लिख देता हूं। मैं कह रहा हूं 4/3 पाई आर 1 का क्यूब प्लस 4/3 पाई आर 2 का क्यूब, अलग अलग त्रिज्या है, प्लस 4/3 पाई आर 3 का क्यूब बराबर होगा इस बड़ी वाली 4/3 पाई आर क्यूब के। बिल्कुल 4/3 पाई सब में है, मैंने कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा R1 का क्यूब, R2 का क्यूब और R3 का क्यूब और बराबर में 4/3 पाई आर क्यूब। बेटा 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गए। अब R1 की जो वैल्यू मेरे पास 3 है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, तो 3 का क्यूब होता है 27 प्लस R2 की जो वैल्यू वो 4 है और 4 का क्यूब होता है कितना बेटा? 64 और R3 मेरे पास 5 है और 5 का क्यूब होता है 125 और बराबर है R क्यूब के। जब इसको जोड़ोगे तो 216 आएगा और R क्यूब और R बराबर आएगा बेटा 6 सेंटीमीटर की। उम्मीद करता हूं बेटा आपको ये बात समझ में आई होगी, लेकिन मैं आपको इसकी एक शॉर्ट ट्रिक दे रहा हूं, जब भी कभी वो सीरीज में बढ़ाए 3 गेंदें पिघलाकर एक नई गेंद बनाए, जब भी कभी 3 गेंदें पिघलाकर एक नई गेंद बनाए सीरीज में, तो 2, 4, 6 पिघलाएगा तो अगली 8 बनेगी,
डेढ़, दो, ढाई पिघलाएगा, डेढ़, दो, ढाई पिघलाएगा तो अगली 3 बनेगी। इस तरह से आप कर लेना बेटा। बात समझ में आ रही है आपको? जब भी कभी सीरीज बने तो अगली जो बनती है वो उसकी अगली होती है, सीरीज में बढ़ती है। कैसे बढ़ती है? सीरीज में बढ़ती है। तो इन सवालों का आंसर देख के ही लग जाता है। तो बेटा बेसिक मैंने आपको पूरा दे दिया, बाकी आपकी इच्छा है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है बेटा आप लोगों को? पक्का? चलो, अच्छी बात है बेटा। समझते रहना बेटा। मैंने आपको सिंपल सी बात बताई है बेटा, सिंपल सी बात बताई है कि जिसको पिघलाया उसका आयतन और जिसको बनाया उसका आयतन आमने सामने रख दो। इससे ज्यादा कुछ नहीं करने वाला वो आपके लिए, ठीक है? देखो इसमें क्या कह रहा है कि 60 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलनाकार बर्तन में कुछ पानी भरा हुआ है और 30 सेंटीमीटर व्यास वाला एक गोला पूर्ण रूप से उस पानी में डुबोया जाता है। इस प्रकार बर्तन में पानी की सतह में वृद्धि कितनी होगी? बेटा मैं सिंपल कह रहा हूं, जिसको डुबोया उसका आयतन और जिसमें डुबोया उसका आयतन आमने सामने रख दो। तो हमने किसको डुबोया? गोले को। तो मैंने कहा गोले का आयतन, गोले का आयतन, गोले का आयतन, जिसमें डुबोया उसका आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन आमने सामने रख दो। तो गोले का आयतन जो होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यू और बेलन का होता है पाई आर स्क्वायर एच। कितना पानी बढ़ेगा? एच पूछ रहा है हमसे। तो बेटा इसका 60 सेंटीमीटर बेलनाकार बर्तन, तो इसका जो व्यास दे रहा है, इसके व्यास दे रहा है, जो डायमीटर दे रहा है वो दे रहा है 60 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी होगी सर? त्रिज्या होगी 30 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रही है? और गोले का जो व्यास दे रहा है, गोले का व्यास डायमीटर दे रहा है वो 30 सेंटीमीटर दे रहा है। तो त्रिज्या क्या होगी? त्रिज्या होगी सर 15 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रही है? तो 4/3 पाई का मान मत रखना, दोनों में पाई कट जाएगा। और आर की वैल्यू है बेटा 15 गुणा 15 गुणा 15। और ये पाई का मान रखना मत। आर की वैल्यू कितनी है बेटा? 30 गुणा 30 और एच की वैल्यू मुझसे पूछ रहा है। ठीक है बेटा, कंफर्म है? तो बेटा पाई से पाई कट गए, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 2 एकम 2, 2 से 2 और 2 से 2 कट गया। तो h बराबर क्या आएगा बेटा? 15 आएगा। और तो कुछ, अच्छा एक मिनट, ये भी कट जाएगा। 3 एकम 3 और 3 पंजे 15 और h बराबर आएगा बेटा 5 सेंटीमीटर। जहाँ रिफ्लेक्शन पड़ रहा होगा वो देख लेना एक बार, जहाँ रिफ्लेक्शन पड़ रहा है उसको एक बार देख लेना। बाकी मैंने फॉर्मूला आपके सामने रख दिया है बेटा। मैंने सिंपल सा बताया है, जिसको पिघलाया उसका आयतन, जिसको बनाया उसका आयतन आमने सामने, जिसको डुबोया उसका आयतन, जिसमें डुबोया उसका आयतन आमने सामने, जहाँ से मिट्टी खोदी उसका आयतन, जहाँ पे मिट्टी डाली उसका एरिया आमने सामने। हालांकि वो भी आयतन होता है क्योंकि ऊंचाई निकालनी होगी आपको। बस इतना सा बात है, इसके अलावा इस पूरे चैप्टर में कुछ नहीं होने वाला। जो होगा मैं सब करूंगा आपके लिए, ठीक है बेटा? चलो एक और देख लो क्या कह रहा है सवाल। देखो बेटा धीरे धीरे सवालों का लेवल बढ़ाते चले जाएंगे, धीरे धीरे सवालों का हम लेवल बढ़ाते चले जाएंगे, ठीक है बेटा? क्या कह रहा है सवाल, पढ़ो जरा। 4.5 सेंटीमीटर व्यास और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंब वृत्तीय बेलन को, लंब वृत्तीय मतलब वही होता है लंबा वाला बेलन, लंब वृत्तीय बेलन को बनाने के लिए 0.2 सेंटीमीटर मोटी और 1.5 सेंटीमीटर व्यास वाली वृत्ताकार चक्रों को पिघलाने की संख्या ज्ञात करो। बेटा फिर से जो चक्र हैं, सिक्के हैं, जो सिक्के हैं वो भी बेलन में ही काउंट होते हैं। तो बेटा उसने बनाया भी बेलन है और पिघलाया भी बेलन है। जिसको बनाया उसका आयतन और जिससे बनाया उसका आयतन दोनों आमने सामने रख दो। तो बेटा बेलन बनाया है और बेलन ही पिघलाया है। तो बेलन का आयतन बराबर बेलन का आयतन, और जिसकी संख्या पूछी है उसके इंटू में x। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच और इसका भी होगा पाई आर स्क्वायर एच और संख्या के लिए x। तो बेटा बात सुनना, जिस बेलन को बनाया है, जिस बेलन को बनाया है उसका जो व्यास है, इसका व्यास जो है, इसका व्यास है 4.5 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या होगी 4.5/2 सेंटीमीटर। दशमलव हटाओगे बेटे 0 बढ़ा लेना नीचे, काट भी लेना मन कर रहा हो तो। 5 नाम 45 और 5 चौके 20, ठीक है? और इसकी ऊंचाई भी तो दी है, बिल्कुल दी है सर।
और इस वाले की ऊंचाई दी है, इस वाले की जो ऊंचाई दी है, इस वाले की जो ऊंचाई दी है वो दी है हमें 10 सेंटीमीटर। ठीक है सर। इसकी जो व्यास दिया है मोटी, इसकी जो मोटाई है वो ऊंचाई में काउंट होगी, मोटाई जो ऊंचाई में काउंट होगी 0.2 सेंटीमीटर। ये भी सेंटीमीटर में था बिल्कुल। माफी चाहूंगा बेटा। इसका जो व्यास है बेटा वो 1.5 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या होगी 1.5/2, दशमलव घटाओगे 0 बढ़ जाएगा, 5×15 और 5 के बीच 3/4। अब आ जाओ सवाल पे। तो पाई का मान तो रखना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं रखना सर। आर की वैल्यू क्या है 9/4 गुणा 9/4 और एच की वैल्यू क्या है सर 10 बराबर है। पाई का मान तो रखना ही नहीं है। आर की वैल्यू क्या है 3/4 गुणा 45 में, ठीक है 3/4 और h कितनी है, h है हमारे पास 0.2 और संख्या के लिए x। बेटा रिफ्लेक्शन पड़ रहा होगा यहाँ पे, कहीं पे रिफ्लेक्शन पड़ रहा होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ और थोड़ा सा साइड से हो जाता हूँ, थोड़ा और साइड से नीचे हो जाता हूँ। चलो पाई का मान तो रखना ही नहीं है, थोड़ा सा और साइड से हो जाता हूँ आपके लिए। r की वैल्यू है मेरे पास 9/4 गुणा 9/4 गुणा h की वैल्यू कितनी है बेटा मेरे पास 10 बराबर में। पाई का मान नहीं रखना है बेटा। r की वैल्यू मेरे पास कितनी है 3/4 गुणा 3/4 और h की वैल्यू कितनी है मेरे पास 0.2 और संख्या के लिए x। तो दशमलव घटेगा नीचे 0 बढ़ जाएगा और 1 बढ़ जाएगा। ठीक है बेटा, इसकी कोई वैल्यू नहीं बनती है आपके लिए। तो बेटा पाई से पाई कट गया, 4 से 4 कट गया, 4 से 4 कट गया। ठीक है बेटा, बिल्कुल सर कट गया। और क्या काट सकते हैं, और काटो। 3 एकम 3, 3 त्रिक 9, 3 एकम 3 और 3 त्रिक 9। ठीक है सर, ये भी कट गया। 2 एकम 2 और 2 पंजे 10। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर। 3 त्रिक 9, 9 धाम 90, 3 त्रिक 9 और ये 5 भी ऊपर आएगा, ध्यान रखना। 3 त्रिक 9, 9 धाम 90 और गुणा 5, ये 5 ऊपर आ गया और बराबर में x 5 9 45, 450 चक्रों की आवश्यकता होगी और यही आपका आंसर है। इससे सरल चैप्टर पूरी बुकलेट में मुझे नहीं लगा। एक ऊंचाई दूरी और चैप्टर है, वो भी बहुत सिंपल है, ट्रिग्नोमेट्री जिसको कहते हैं हम। उसको भी अगर आप कहोगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखोगे तो करवा दूंगा। वैसे आपके सिलेबस में दिया नहीं है, फिर भी आप कहोगे तो मैं करवा दूंगा। ठीक है बेटा, तो जरूर लिख के बताना मुझे। और है क्या, एक सवाल और है, इसको देख लेते हैं। क्या कह रहा है सवाल, देखो बेटा जरा एक बार ठीक से देखो, समझना पढ़ना क्या कह रहा है। पढ़िएगा सवाल क्या कहता है। सवाल है, एक बेलन के आधार का व्यास तथा ऊंचाई, व्यास है 1.5 और ऊंचाई है 1 मीटर। ठीक है, इसे पिघलाकर एक गोले में परिवर्तित किया था। गोले का व्यास क्या होगा, गोले का व्यास क्या होगा। किसको पिघलाया है, बेलन को। किसको पिघलाया, बेलन को। तो मैंने आपसे कहा जिसको पिघलाया उसका आयतन। ठीक है सर, बेलन का आयतन। किसको बनाया, गोले को, बराबर होगा गोले का आयतन। जिसको पिघलाया उसका आयतन, जिसको बनाया उसके आयतन के बराबर होगा। सर बेलन का आयतन होता है πr²h और गोले का होता है 4/3 πr³। ठीक है सर, बिल्कुल। तो बेलन के आधार का व्यास, बेलन के आधार का व्यास, बेलन, तो बेटा व्यास क्या दिया है उसने, व्यास मतलब डायमीटर कितना दिया है सर 1.5। तो त्रिज्या क्या होगी सर 1.5/2, क्योंकि त्रिज्या व्यास की आधी होती है। इसको काट लोगे तो यह 3/4 आ जाएगा। ठीक है सर, बिल्कुल। और ऊंचाई क्या दी है, और ऊंचाई दी है सर, काटा पीटी थोड़ी ज़्यादा हो रही है मेरे पास, जगह कम पड़ रही है थोड़ी सी रिफ्लेक्शन की वजह से। और इस बेलन की जो ऊंचाई दी है, इस बेलन की जो ऊंचाई दी है वो दी है 1 मीटर। ठीक है सर, और अब मेरे पास ऊंचाई भी है और त्रिज्या भी है। तो पाई का मान मत रखना बेटा। आर की वैल्यू कितनी है बेटा मेरे पास 3/4 गुणा 3/4 और एच की वैल्यू मेरे पास 1 और बराबर में ये बेटा है कितना 4/3। पाई का मान नहीं रखना है और आर की मुझे पता करना है। आर पता करना है, पहले आर पता करूंगा तो मेरे व्यास पता करूंगा। तो बेटा पाई से पाई गया
ठीक है सर, हाँ, आगे आ जाओ, काटो इसको, कटेगा ही, छोड़ो, ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा। बेटा गौर से सुनना, गौर से सुनना, गौर से सुनना। 3 त्रिक होती है 27, और ये नीचे आ जाएगा 64, और बराबर में आर की। तो बेटा आर की वैल्यू क्या आएगी, ये क्यू इधर जाएगा ना करनी में, तो बेटा ये आएगा 3/4। वैसे आप डायरेक्ट देख सकते थे ये ऊपर जा रहा नीचे जा रहा है। ठीक है सर, ये समझ में आ गया। लेकिन ये तो त्रिज्या आई है बेटा, क्या आई है, त्रिज्या। मुझे क्या चाहिए, व्यास। और बेटा आपको बताएंगे त्रिज्या, त्रिज्या व्यास जो होता है त्रिज्या का दोगुना होता है। जो व्यास होता है वो त्रिज्या का दोगुना होता है। जब 2 से गुणा करोगे 2 से तो ये कट जाएगा। तो कितना आएगा बेटा, 3/2, ऑप्शन में नहीं है। जब काट दोगे तो क्या आएगा, 1.5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर या मीटर, मीटर। ये आएगा आपका आंसर। उम्मीद करता हूँ बेटा कि आपको इतना समझ में आया होगा। आज के जितने भी सवाल थे, आज के जितने भी सवाल थे, ये सिर्फ और सिर्फ मैंने बेसिक के लिए करवाए थे कि आपको एक बेसिक समझ में आ जाए। तो मैं इसके आपको बाकी सवाल कल के वीडियो में करवाऊंगा। एक बेसिक सीखना जरूरी है, फॉर्मूले याद करना जरूरी है। तो इतने आप आज कर लीजिए, ठीक है। तो अगले वीडियो में कल फिर मिलते हैं। थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है तो ज़्यादा बड़ा वीडियो बना नहीं पाया, मेरे गले में दर्द हो रहा है। ठीक है बेटा, चलो एक वीडियो में कल फिर मिलते हैं। बाय बेटा, खुश रहो।